हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं आज आप लोगों को करेंट अफेयर में बताने जा रही हूँ कि एनजीओ क्या है, आखिर एनजीओ के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जो हाल ही खबर में आया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे खबर की बात कि एनजीओ जो है वो खबर में क्यों आया है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्या होता है एनजीओ आखिर है क्या, जो अभी खबर में चल रहा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्या है एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। उसके बाद देखेंगे लोग कि क्या है विदेशी अंशदान अधिनियम, विनिमय अधिनियम FCRA। उसके बाद देखेंगे लोग कि FCRA में नया बदलाव क्या हुआ है, लेकिन विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम में क्या नया बदलाव आया है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में आखिर एनजीओ का वर्तमान परिदृश्य क्या है। ये जो है ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 का है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं एनजीओ, क्या होते हैं एनजीओ। देखिए एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, यह है एनजीओ। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एनजीओ जो है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एनजीओ है एनजीओस, ये जो एनजीओ है वो गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो संगठन है वो सरकार द्वारा संचालित नहीं होता है, इसको सरकार संचालित नहीं करती है, बल्कि आम जनता द्वारा स्थापित किया हुआ है। आम नागरिक जो है, ये आम नागरिक मिलकर इसका संगठन किए हुए हैं एनजीओ का। इसको संचार संचालित नहीं करता है, इसको आम आदमी संचालित करता है। इसका कार्य है कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करना, सामाजिक और राजनीतिक में परिवर्तन करना, राजनीतिक परिवर्तन करना। कहने का अर्थ ये हुआ कि समाज में जितने भी जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसमें ST SC के लोग हैं, जितनी महिलाएं हो गई, जितनी भी महिलाएं हो गई, ST SC के लोग हैं, इनको हर अधिकार से पीछे रखा गया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्तर पर पीछे हैं। इन्हीं के मुद्दों को समझ कर ये लोग और सरकार तक इनकी सूचनाओं को पहुंचाते हैं। इनका कार्य यही है एनजीओ का। ये सरकार के हिस्सा नहीं है, बस इसको आम आदमी ही चलाता है। ये जो एनजीओ है एनजीओ, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि लाभ कमाना, इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि लाभ कमाना, बल्कि इसका उद्देश्य है कि सामाजिक सेवा करें, सामाजिक सेवा करना। समाज में जो लोग दबे कुचले रह गए हैं, जिनका विकास अभी भी नहीं हो पाया है, उनको उजागर करें, इसका बस यही उद्देश्य है। एनजीओ का उद्देश्य है कि समाज के लोगों की सेवा करना। देखते हैं कि इसका भूमिका क्या है एनजीओ का। तो सबसे पहले ये सरकार द्वारा, जो सरकार कोई भी योजना लागू करती है, सरकार कोई योजना लागू करती है और जनता तक, पूरी जनता तक नहीं पहुंच पाता है, पूरी जनता तक ये योजना नहीं पहुंच पाता, या कोई नीति ही लागू करेगी, अगर नहीं पहुंच पाएगा पूरा जनता के पास, तो ये जो एनजीओ होता है एनजीओ, ये अपने तरफ से जनता तक योजना को, सरकारी योजना को पहुंचाता है।
उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो 2020 में जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 जब आया था तो सरकार जो है बहुत सारी योजना लागू की थी, बहुत सारा नीति प्रबंधन भी बहुत सारा लाया था, जैसे में वैक्सीन बांटना, घर घर वैक्सीन बांटना। लेकिन ये जो है योजना हर जनता के पास ये योजना नहीं पहुंच पाई थी। तो जो NGO है, NGO गैर सरकारी संगठन, यही कोविड-19 वैक्सीन हो गया, चाहे कोई भी प्रबंधन वाली चीज़ हो गई, सब जनता के पास पहुंचाया था। ये इसकी यही भूमिका होती है कि सरकार कोई भी नीति लागू करता है, अगर ये जनता तक नहीं पहुंच पाता है तो ये अपने द्वारा जनता तक इस नीति को पहुंचाता है। इसकी ये भी भूमिका है कि नागरिक के जो अधिकार होते हैं, दबाव समूह के रूप में कार्य करेगा, और जो नागरिक के जो अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इस सरकार के पास की सूचनाओं को पहुंचाता है। सरकार के पास जो NGO है, NGO सरकार के पास इनकी सूचनाओं को पहुंचाता है। ये एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। कौन? NGO गैर सरकारी संगठन। अब देखते हैं कि NGO का चलन बहुत अधिक हो गया है इस समय। NGO अधिक मात्रा में NGO का गठन होने लगा है, जिससे इनका उद्देश्य से लोग अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। इनका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य से हट के अपना काम करने लगे। अधिक कोई भी चीज़ जो बढ़ जाता है तो वो विनाशी कगार पर चली जाता है। वैसे ही अगर NGO का चलन अधिक हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा NGO का गठन होने लगा, तो ये अपने उद्देश्य से भटक गया है। इसका उद्देश्य था समाज की सेवा करना, सामाजिक लोगों की सेवा करना, जो दबे कुचले लोग हैं उनको सेवा करना। लेकिन अब इनका उद्देश्य हो गया है आर्थिक लाभ उठाना, आर्थिक लाभ कमाना, इनका उद्देश्य हो गया है NGO का। तो सरकार जो है इस पर अंकुश लगा रही है, और अंकुश लगाने के लिए बहुत सारे नियम लेकर आई हुई है। देखते हैं कि जो NGO है, उसका गठन व्यापक तौर से हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका गठन होने लगा है NGO का। तो ये अपना उद्देश्य जो है वो जनता तक पहुंचा रही है, जनता को अपना उद्देश्य बता रही है कि हम समाज की सेवा के लिए बने हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे इनका हित छुपा हुआ है। ये अपना फ़ायदा देखते हुए जनता को अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं NGO। बहुत सारी इनमें कमियाँ आ गई हैं। मतलब इनका जो गठन है NGO का गठन जो कार्य के लिए किया हुआ है, वो कार्य छोड़कर और ये दूसरे कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें इनका कार्य है कि समाज की सेवा करना, समाज के लोगों को, दबे कुछ लोगों को उजागर करना। लेकिन ये इससे हट के और ये अपना लाभ कमाने के लिए सोच रहे हैं, ये अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए सोच रहे हैं NGO। अब देखते हैं कि 2020 के जो गाइड स्टार इंडिया पोर्टल है, गाइड स्टार इंडिया के पोर्टल पर देख रहे हैं। पोर्टल पर देखेंगे तो NGO की जो संख्या है, NGO की जो संख्या है वो 10,000 है, 10,000 है। लेकिन उसमें से मात्र 1600 में NGO जो है वो भारत में कार्य कर रहे हैं। 1600 NGO जो
प्रमाणित हो गई है। और नीति आयोग के पोर्टल पे देखा जाए, नीति आयोग के पोर्टल पे तो 143,946 NGO पंजीकृत हुए हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। 143,946 NGO। देखते हैं तो रूस जो है सबसे अधिक NGO रूस में पाया गया है, सबसे अधिक NGO रूस में है। उसके बाद 2 नंबर पे भारत में है। सबसे अधिक NGO की संख्या कहाँ है तो रूस में, उसके बाद भारत में है। अब देखते हैं कि आखिर क्या है NGO से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे कि आखिर क्या है NGO से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के सी में, अनुच्छेद 19 के 1 के सी में बताया हुआ है कि भारत के किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि कोई भी संघ हो या कोई भी समिति का गठन कर सकता है, कोई भी संघ या समिति का गठन कर सकता है। ये अनुच्छेद 19 के 1 के सी के द्वारा। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है, इसका उल्लेख किया है कि कोई भी सहकारी समिति हो, कोई भी सहकारी समिति को स्वैच्छिक ढंग से संचालन कर सकता है, लेकिन अपना इच्छा अनुसार इसका संचालन कर सकता है। अनुच्छेद 43 में कहा हुआ। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में तो ये कहा हुआ है कोई भी नागरिक संघ या समिति के स्थापना गठन कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 43 में ये भी कहा गया है कि सहकारी समितियाँ का संचालन कोई भी व्यक्ति अपने स्वैच्छिक विचार से अपने इच्छा अनुसार इसका गठन भी कर सकता है और इसका संचालन भी कर सकता है। अब देखते हैं कि और आगे क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपने चार्टर में, जो चार्टर आया हुआ था, चार्टर 1945, तो इसमें ये चार्टर 1945 के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 1945 के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में ये कहा हुआ है कि कोई भी संघ का गठन हो, लेकिन उसका कार्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य बल्कि देश का विकास करना होना चाहिए, समाज के लोगों को ऊपर करना होना चाहिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनका विकास करने के लिए होना चाहिए। इसमें कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 1945 में अनुच्छेद 71 के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी संघ का गठन किया जाए, लेकिन आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए नहीं, आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए नहीं किया जाए, बल्कि जो दबे कुचले लोग हैं उनका विकास करने के लिए किया जाए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 के 1 के सी में ये लिखा हुआ है कोई भी नागरिक
संघ या समिति का गठन कर सकता है। ये हो गया। अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कि कोई भी सहकारी समितियाँ हो उसका संचालन आदमी जो साधारण व्यक्ति है वो अपनी इच्छा अनुसार इसका संचालन कर सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो चार्टर में से 45 में आया हुआ था, उसके अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है कि संघ का तो गठन हो गया, लेकिन उसका गठन इसका उद्देश्य आर्थिक मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो दबे कुचले लोग हैं उनका विकास करने के लिए होना चाहिए। ये सब कहा गया है। और 1949 में जेनेवा समझौता हुआ था। जेनेवा समझौता। इस समझौते में ये कहा गया है कि सरकार जो है जनता का सर्वांगीण विकास करना चाहती है। सरकार जो है जनता का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, लेकिन उसके लिए वो विभिन्न पहलू पे, बहुत सारा पहलू है, समाज में बहुत किस्म के लोग, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, लेकिन विभिन्न पहलू पे सरकार करना इसमें असंभव पड़ जाती है। मतलब अकेले सरकार कैसे इतना लोगों का विकास कर पाएंगे, अलग अलग तबके के लोग हैं। इसीलिए इसने कहा है कि सरकार जो कह रही है कि जनता है उनको भी कुछ भागीदारी निभाना चाहिए। इसके लिए एनजीओ की स्थापना किया हुआ है कि एनजीओ के माध्यम से ही जो समाज में जो तभी कुछ लोग हैं ये अपना मतलब मुद्दा इनको कहेंगे और ये जो है सरकार के पास पहुंचाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या है एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है विदेशी अंशदान। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इसको हम लोग कहेंगे FCRA, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे। क्या है विदेशी अंशदान अधिनियम विनिमय अधिनियम FCRA। तो 1900 आप जानते हैं कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के दौरान ही 1976 में ये कानून लागू हुआ है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। कब लागू हुआ? 1976। 1975 में आपातकाल की स्थिति लागू हुई। जैसे ही आपातकाल खत्म 1976 में लागू हुआ विदेशी अंशदान अधिनियम विनिमय अधिनियम। हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो है आखिर लागू क्यों हुआ। तो जो विदेशी अंशदान है उस पर नियंत्रण के लिए लागू हुआ। विदेशी अंशदान पर नियंत्रण करने के लिए कानून लागू हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे कि विदेशी जो है, पहले देखेंगे जो विदेशी जो थे वो अपना फंडिंग एनजीओ में शामिल करते थे, एनजीओ को देते थे अंशदान। और एनजीओ के सहायता से जो थे वो भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता, जो विदेशी जो थे अपना अंशदान इसमें करते थे एनजीओ में, और इसकी सहायता से भारत में एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्षति पहुंचाना चाहते थे। तो इन्हीं अंशदान पे कंट्रोल करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया।
विदेशी अंशदान पर नियंत्रण करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया। और इसी अधिनियम के तहत इसी जो FCR ये जो अधिनियम है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत जो NGO है, NGO जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने लगी, पंजीकृत होने लगी। और पंजीकृत के होते समय इनका जो उद्देश्य था, कि उद्देश्य को निर्धारित किया गया कि ये विदेशी मतलब ये जो है, ये अधिनियम के द्वारा इनको पंजीकृत किया गया है। और पंजीकृत करने के समय इनको ये उद्देश्य दिया गया है कि आपका उद्देश्य रहेगा कि जो विदेशी अंशदान हो रहा है, विदेशी अंशदान, इस विदेशी अंशदान का उपयोग आप सिर्फ सामाजिक सेवा में ही कीजिएगा। सिर्फ समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए इसका उपयोग करना होगा, बल्कि आर्थिक लाभ और कमाने के लिए नहीं। इसके लिए एनजीओ का एक खाता खुलवाया गया। एनजीओ के लिए खाता खुलवाया गया है। यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में एनजीओ का खाता खुलवाया गया कि इनका जो उद्देश्य है सिर्फ समाज के लोगों का सेवा करना, बल्कि अपना आर्थिक लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रहेगा। इसी के लिए इनका एक खाता खुलवाया गया दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक में। इनको जो एनजीओ है, उनको ये भी बताया गया कि जो भी विदेशी अंशदान आ रहे हैं, जो भी विदेशी अंशदान आ रहे हैं कि इधर से विदेशी अंशदान ले ले और दूसरे एनजीओ को दे दे, इस पर रोक लगाया गया कि दूसरे विदेशी अंशदान का जो धन है दूसरे एनजीओ को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, इस पर रोक लगाया गया। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर क्या है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। तो ये आपातकाल के दौरान 1976 में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम विदेशी अंशदान पर इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण रखा गया। जो एनजीओ है, एनजीओ को इस अधिनियम के द्वारा ही पंजीकृत किया गया और इसको ये उद्देश्य दिया गया है कि इसका उद्देश्य है सिर्फ विदेशी अंशदान का उपयोग करके और जिन सामाजिक सेवा में ही इसका पैसा लगाना है। इसके लिए इसको दिल्ली में खाता भी खुलवाया गया भारतीय स्टेट बैंक में। और जो एनजीओ है उसको ये भी कहा गया कि जो विदेशी अंशदान है उसका उपयोग ये लोग दूसरे एनजीओ को न दें। तो उन्होंने देखा, आप देखते हैं कि विदेशी अंशदान अधिनियम जो है FCRA में नए बदलाव क्या क्या आए हैं। नए बदलाव तो हम लोग देखेंगे नए बदलाव के बारे में क्या कि विदेशी अंशदान अधिनियम में नए बदलाव क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 खंड जोड़ेगा, इसमें 2 खंड जोड़ेगा। पहला था खंड PA और दूसरा था खंड BB। खंड BA में देखते हैं क्या जोड़ा गया कि विदेशी अंशदान से, जो विदेशों से जो अंशदान हो रहा है जो विदेशी अंशदान हो रहा है एनजीओ में, गैर सरकारी संगठन जो विदेशी अंशदान हो रहा है और जो एनजीओ है वो कितनी चल संपत्तियाँ खरीद रहा है, कितनी चल संपत्तियाँ खरीद रहा है, इनका विवरण वो सरकार तक पहुँचाए। ये नया बदलाव किया गया कि जितने भी विदेशी फंड मिल रहे हैं एनजीओ को, तो कितनी उस फंड से कितनी चल संपत्ति खरीद रहा है उसका डाटा सरकार को दे।
कब? तो वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक। जो हम लोग का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग का वित्तीय वर्ष होता है। और इसको एनजीओ को सरकार को डाटा देना है, 31 मार्च तक ये डाटा दे देना है कि कितनी चल संपत्तियाँ वो खरीदा है। ये खंड बी ए में जोड़ा गया है। खंड बी में देखते हैं कि इसी का देखते हैं कि खंड बी में क्या जोड़ा गया है। तो खंड बी में वही जोड़ा गया कि विदेशी जो अंशदान है, विदेशी अंशदान से जितने भी एनजीओ को धन मिल रहा है, उस धन से कितनी अचल संपत्तियां खरीद रहा है। अचल संपत्तियां थी, ये अचल संपत्ति, इसका डाटा वो सरकार को दे, वो भी 31 मार्च तक। ये खंड बी में जोड़ा गया है। ये दो नए बदलाव किए गए हैं। ये जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति है, ये कितने में खरीदा गया है, इसका आकार कैसा है, इसका रेट कितना है, इस सब का डाटा सरकार को देना है। ये बदलाव किया गया। अब देखते हैं कि भारत में एनजीओ का वर्तमान परिदृश्य क्या है। अब देखते हैं कि भारत में एनजीओ का वर्तमान परिदृश्य क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि पिछले 300 वर्षों में जो एनजीओ है, एनजीओ गैर सरकारी संगठन, देखते हैं कि पिछले 300 वर्षों में गैर सरकारी संगठन को कितना अंशदान के रूप में मिला होगा। तो 55,449 करोड़ रुपया, जो रुपया है वो एनजीओ को फंडिंग के रूप में मिला है। 55,449 करोड़ रुपया। देखते हैं कि सबसे पहले ये जो फंडिंग के रूप में पैसा मिला हुआ है वो दिल्ली में मिला हुआ है। सबसे अधिक पैसा दिल्ली में मिला हुआ है और सबसे पहले। दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा कर्नाटक में मिला हुआ है और तीसरा मिला हुआ है महाराष्ट्र में। तो 1 नंबर में दिल्ली में मिला हुआ है, 2 नंबर में कर्नाटक में और 3 नंबर में महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो एनजीओ है उनको फंडिंग के रूप में मिला हुआ है पैसा। दिल्ली के एनजीओ को सबसे पहले मिला है, उसके बाद कर्नाटक में जो एनजीओ है उसको मिला हुआ है, फिर तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र के एनजीओ को मिला हुआ है पैसा। अभी हम लोग वर्तमान का आंकड़ा देखें तो 16 जुलाई तक 16,301 जो एनजीओ को पंजीकृत कर दिया गया है। एनजीओ को पंजीकृत कर दिया गया है। पंजीकरण उसका हो गया है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के द्वारा। विदेशी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं FCRA, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के द्वारा जुलाई तक, फिलहाल में जुलाई तक 16,301 एनजीओ का पंजीकरण हो चुका है। अभी अपना कार्य आराम से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी वर्तमान में एनजीओ का क्या परिदृश्य है। तो सबसे पहले जो
पिछले 300 वर्षों में एनजीओ को फंड मिला है 55,449 करोड़ रुपया। उसमें से सबसे पहले जो है वो दिल्ली को मिला हुआ है, उसके बाद कर्नाटक को मिला हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र के एनजीओ को मिला हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि अभी आंकड़ा निकल के आया है कि 16 जुलाई तक 16,301 एनजीओ का पंजीकरण हो चुका है, और वो भी विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के द्वारा। तो हमने देखा कि एनजीओ क्या है, तो हम लोगों ने देख लिया कि आखिर एनजीओ क्या है। ये हम लोगों ने देख लिया कि गैर सरकारी संगठन है। फिर हम लोगों ने एनजीओ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को भी देख लिया कि कैसे अनुच्छेद 19 के 1 में सभी नागरिकों को संगठन कोई भी संघ बनाने का अधिकार है। उसके बाद हम लोगों ने विदेशी अंशदान अधिनियम के बारे में भी देख लिया कि उसी के द्वारा एनजीओ का पंजीकरण होता है। फिर हम लोगों ने उसके नए बदलाव को भी देख लिया, जिसमें BA नया बदलाव हुआ है, फिर BB नया बदलाव हुआ है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने भारत में एनजीओ का वर्तमान परिदृश्य भी देख लिया, कैसे 55,449 करोड़ रुपया फंडिंग के रूप में एनजीओ को प्राप्त था। और सबसे पहले यहाँ ये जो पैसा है वो दिल्ली को मिला था, दिल्ली के एनजीओ को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक के एनजीओ को मिला था, उसके बाद देखा कि महाराष्ट्र के एनजीओ को मिला था। ये लोग हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 16 जुलाई तक 16,301 जो एनजीओ है उनको भी पंजीकरण कर दिया गया है, वो भी विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।